नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। गोरखनाथ मंदिर हमले पर बहुत बड़ा खुलासा इस वक्त हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर हमले का आईएसआईएस लिंक इस वक्त सामने आ गया है। हमलावर मुर्तजा से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। आईएसआईएस के एक्टिविस्ट से संपर्क में था हमलावर मुर्तजा और आईएसआईएस के एक्टिविस्ट से संपर्क में होने के सबूत भी एटीएस की टीम को मिले हैं। आईएसआईएस के समर्थकों को आर्थिक सहायता देने के भी सबूत इस वक्त जांच टीम को मिले हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर हमले में आरोपी मुर्तजा को से लगातार पूछताछ की जा रही थी और इस पूछताछ में अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। गोरखनाथ मंदिर पर हमले का आईएसआईएस लिंक इस वक्त सामने आया है और हमलावर मुर्तजा से लगातार उसको जब गिरफ्तार किया गया उसके बाद से लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। आईएसआईएस एक्टिविस्ट के संपर्क में था हमलावर मुर्तजा और आईएसआईएस के एक्टिविस्ट से संपर्क में होने के सबूत इस वक्त एटीएस की टीम को मिले हैं। आईएसआईएस के समर्थकों को आर्थिक सहायता देने के भी सबूत इस वक्त मिले हैं एटीएस की टीम को और जांच टीम को, जो लगातार आरोपी मुर्तजा से पूछताछ कर रही थी। तो न्यूज़ वन इंडिया पर इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर हमले पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। इस हमले का सीधा लिंक आईएसआईएस से होने का सामना आ रहा है। उपरोक्त अभियोग की विवेचना दिनांक 5/4/22 को यूपी एटीएस के द्वारा ग्रहण की गई। यूपी एटीएस द्वारा अभियुक्त मुर्तजा से विस्तृत पूछताछ की गई तथा अभियुक्त के निशानदेही पे बरामद विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का डाटा विश्लेषण किया गया। अभियुक्त मुर्तजा के विभिन्न सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे जीमेल, ट्विटर, फेसबुक आदि का भी विश्लेषण किया गया। अभियुक्त मुर्तजा के विभिन्न बैंक खातों, ई वॉलेट के वित्तीय लेन देन का भी विश्लेषण किया गया। यूपी एटीएस की अब तक की गहन विवेचना एवं विभिन्न तकनीकी विश्लेषणों से अभियुक्त मुर्तजा के संबंध में निम्न तथ्य प्रकाश में आए हैं। अभियुक्त विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम आदि के माध्यम से आईएसआईएस फाइटर्स एवं आईएसआईएस सिंपैथाइजर्स के संपर्क में था। उक्त अभियुक्त वर्ष 2014 में बेंगलोर पुलिस द्वारा गिरफ्तार आईएसआईएस प्रोपेगेंडा एक्टिविस्ट मेहदी मसरूर विश्वास से भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से संपर्क में था। अभियुक्त विभिन्न आतंकी संगठनों के रेडिकल प्रीचर तथा आईएसआईएस के संबंधित आतंकी विचारधारा को बढ़ावा देने वाले जिहादी साहित्य एवं ऑडियो वीडियो से पूर्णतया प्रभावित था। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता एसके वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। एसके, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास में? लगातार अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले का सीधा लिंक अब आईएसआईएस से नजर आता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम तो लगातार यूपी एटीएस ने जो आरोपी मुर्तजा है उसकी 3 बार रिमांड ली, उससे लंबी पूछताछ हुई। जो उसके पास है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मतलब उसका लैपटॉप और जो उसका टैबलेट, जो मोबाइल फोन मिले थे, उनका लगातार डेटा एनालिसिस किया जा रहा था और उस डेटा एनालिसिस के जरिए किससे वो बात करता था, कौन से अकाउंट्स को यूज करता था, किनके संपर्क में था, इन बहुत सारी चीजों का यूपी एटीएस लगातार एनालिसिस कर रही थी और उससे पूछताछ में इन चीजों के सुराग के जरिए वो सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी। बड़ी सफलता यूपी एटीएस को मिली है। अब जब इस पूरे मामले का एनालिसिस किया गया तो इसमें चीजें निकलकर सामने आई कि वो सीधे तौर पर जो आईएसआईएस एक्टिविस्ट है उसके संपर्क में था। उसने 8 लाख से ज्यादा रुपए यूरोप के देशों में विभिन्न अकाउंट्स के जरिए जो आईएसआईएस समर्थक थे उनके जरिए से भेजा। वो लगातार ऐसा साहित्य पढ़ रहा था जो कि आईएसआईएस और बाकी उससे जो अन्य संगठन जुड़े हुए हैं उससे प्रेरित थे। कहीं ना कहीं उनके हिसाब से
वो चीजों को आगे करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ जो सोशल मीडिया पर एक अहम चीज मिली है वो ये है कि वर्ष 2014 में उसने तौहीद उल अंसार नामक संगठन, जो कि एक आतंकी संगठन है, उसमें शामिल होने की शपथ ली थी और यह शपथ भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए से ली गई थी। हालांकि कुछ दिन बाद इस संगठन का विलय आईएसआईएस में हो गया, जिसके बाद 2020 में दोबारा से उसने आईएसआईएस की भी शपथ ली, जिसके सबूत अब यूपी एटीएस के हाथ लग चुके हैं। एक वो आतंकी जो कि आईएसआईएस का एक्टिविस्ट था, जिसको बेंगलुरु पुलिस ने 2014 में गिरफ्तार किया था, उसके माध्यम से लगातार ये आईएसआईएस के जो समर्थक हैं उनके संपर्क में था। ये बहुत सारी चीजें यूपी एटीएस को मिली हैं और जिस तरीके से ये पूरा हमला किया गया तो उसकी योजना को लेकर भी यूपी एटीएस ने पूरा विश्लेषण किया है। जी, अब इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ जांच की जा रही है, उससे पूछताछ किया, उसके पूछताछ में कोई उसका साथी भी अभी तक सामने आया है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो 2014 में बेंगलुरु पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, जो कि आईएसआईएस एक्टिविस्ट, जो प्रोपेगेंडा एक्टिविस्ट था, उसके ये संपर्क में था। उससे कहीं ना कहीं लगातार ये बात करता था सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के जरिए, क्योंकि ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम और जीमेल जैसी जो इंटरनेट की सेवाएं हैं उनका लगातार ये प्रयोग कर रहा था, उनके साथ में संपर्क था। तो अब कहीं ना कहीं यूपी एटीएस बाकी आगे की चीजें निकालेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आईएसआईएस कनेक्शन है वो जरूर अब इस पूरी पूछताछ और इस पूरे एनालिसिस के बाद साबित हो चुका है, क्योंकि 2020 में उसने आईएसआईएस संगठन में शामिल होने की शपथ ली थी, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए थी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के मंत्री जनता के द्वार पर पहुंचे हुए हैं, परियोजनाओं का औचक निरीक्षण कर रहे हैं और लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं। साथ ही सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंच रही हैं कि नहीं, इसे भी परख रहे हैं। आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने वाराणसी चंदौली में अस्पताल का औचक निरीक्षण करके लापरवाह स्वास्थ्य कर्मियों को सीधी फटकार लगाई। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया। वहीं बाकी मंत्री भी अपने प्रभार वाले जिलों में परियोजनाओं का निरीक्षण कर जनता से संवाद कर रहे हैं। विकास के पथ पर यूपी तेजी से दौड़े, सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचे, भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार हो, इसके लिए यूपी के मुखिया ने अपने मंत्रियों को सीधा जनता के बीच भेज दिया। सीएम के निर्देश पर यूपी के दोनों डिप्टी सीएम, सभी कैबिनेट मंत्री जनता के द्वार पहुंच रहे हैं और सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंच रही हैं या नहीं, इसकी परख कर रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को वाराणसी मंडल की जिम्मेदारी मिली है। ऐसे में स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत देखने सबसे पहले काशी के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल पहुंचे। आम आदमी की तरह लाइन में लगे इस दौरान अस्पताल में कई तरह की खामियां मिली, तो ब्रजेश पाठक का पारा चढ़ गया। उन्होंने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को जमकर लताड़ा। अरे भाई, पूछ रहा हूँ, ये तो आपके पास तुरंत कराइए। ये बिजली तार लटक रही, कोई पेशाब करने तो चमक जाएगा। कितने दिन से सालों डॉक्टर साहब, आप खुद देखना है, हम दोबारा छोड़ेंगे नहीं डॉक्टर। ये साफ नहीं रखना चाहिए। नहीं सर, ये चेयर थोड़ा सा डैमेज है, डैमेज तो हटा है, क्यों रखते हैं? कहाँ डैमेज है बताओ मुझे। इसका क्या बोलते हैं? इसका भी हो जाएगा। ये डैमेज है, ये इसकी लगा सही कर लो, पेड़ लगा दो, ये दोनों सही करो डॉक्टर। ये स्क्रैप में थोड़ी है, इसको ठीक करा रखो, साफ करा। इसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक चंदौली पहुंचे और जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुना और दावा किया कि जनता की हर समस्याओं का समाधान करेंगे, हर वर्ग के लिए एक समान करेंगे। हम लोग इसीलिए भ्रमण पर आए हैं और जो भी आपको समस्याएं नजर आ रही, आपने हमें जिला अस्पताल सामने कूड़े का ध्यान इंगित कराया, मैं इस दिशा में काम करूंगा। अभी कुछ दिन हुआ है, हम लोगों ने काम शुरू किया है, आपको बदलाव परिवर्तन दिखेगा और अच्छा काम करेंगे, मिलजुल करके आपके सहयोग से अच्छा काम करेंगे। ब्रजेश पाठक वाराणसी में मंडल में हालात को परख रहे हैं, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा में लोगों के बीच पहुंचकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, जनता दरबार लगाया और एक एक कर जन समस्याओं को सुना। इसके बाद अफसरों को निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाए। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद को सीएम योगी ने कानपुर मंडल का प्रभार दिया।
ऐसे में वो भी विकास योजनाओं को परखने कानपुर पहुंचे। सर्किट हाउस में अफसरों के साथ बैठक की, विकास कार्यों के बारे में पूछा और निर्देश दिए कि सरकार की योजनाएं हर हाल में लोगों तक पहुंचे। आज हमारे साथ स्वतंत्र प्रभार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी और हमारे दूसरे मंत्रिमंडल के साथी वेंकेश्वर सिंह जी, हम तीनों लोग यहाँ कानपुर जनपद में आए हैं और आज तो कानपुर के महानगर की समीक्षा होगी, मगर आने वाले समय में जो मंडल में सभी जनपद हैं उनमें जाके वहाँ पूरी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें होंगी और सभी विकास कार्यों के ऊपर मंत्रणा होगी। इधर यूपी के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा आज झांसी में थे, जहां उन्होंने अफसरों के साथ बैठक कर मंडल में चल रहे विकास कार्यों के बारे में जायजा लिया और इसके बाद पारिक्षा पावर प्लांट का निरीक्षण करने पहुंचे और बिजली विभाग के अफसरों से दो टूक कहा कि सरकार के निर्देशों का पालन करने में कोई कोताही ना हो। प्रतिशत क्षमता से काम कर रहे हैं और मैंने उनको और भी अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने हमको वादा किया कि हम 95-97% तक अपनी क्षमता को ले जाएंगे। मतलब कि जितनी उस विद्युत उत्पादन संयंत्र की क्षमता है, लगभग 100% क्षमता से वो काम करने की उन्होंने कल मुझे आश्वासन दिया है। मैंने ये भी सूचना दिया है कि जो भी मटेरियल की शॉर्टेज हो जाती है, कई बार जल जाता है लेकिन बदलने के लिए सामान नहीं होता है हमारे पास। अभी मैं दक्षिणांचल के एमडी को यही बात कर रहा था कि आप लोग सारे सामान मुहैया कराएं, सारे सामान पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रखें। यूपी में ये पहली बार हो रहा है जब सभी मंत्री एक साथ जनता के बीच पहुंचे हैं, उनसे सीधा संवाद कर रहे हैं। उम्मीद है योगी सरकार की इस पहल से यूपी की तस्वीर बदलेगी और प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं वाराणसी के बीएचयू में इफ्तार पार्टी को लेकर छात्र आंदोलित हो गए और इफ्तार पार्टी और दीवारों पर लिखे विवादित स्लोगन से नाराज बीएचयू के छात्र कुलपति आवास के गेट पर पहुंचे और गंगा जल से शुद्धिकरण के साथ ही वहीं मुंडन कराकर अपना विरोध जताया है। बीएचयू वीसी के खिलाफ आवाज बुलंद करते ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, जिन्होंने कैंपस में इफ्तार पार्टी और दीवारों पर विवादित स्लोगन लिखे जाने पर यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इफ्तार पार्टी के बाद कैंपस की दीवारों पर ब्राह्मण विरोधी और कश्मीर को लेकर आपत्तिजनक स्लोगन लिखने वालों के खिलाफ 3 दिन के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। दर्जनों की संख्या में नाराज छात्र बैनर, पोस्टर और गंगा जल लेकर कुलपति आवास पहुंच गए। सुरक्षा कर्मियों ने छात्रों को जब गेट पर रोक दिया तब छात्र वहीं बैठ गए और गंगा जल छिड़ककर कुलपति की बुद्धि शुद्धि की प्रार्थना की। जी, दरअसल 2-3 दिन से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आप सुन रहे हैं इफ्तार पार्टी हुई। इफ्तार के बाद ऐसा तार जोड़ा कि उस तार के रफ्तार में लोगों ने दीवारों पे ऐसे स्लोगन लिखे जो राष्ट्र विरोधी है और यहाँ के धार्मिक उन्माद को बढ़ावा दे रहा है, आपसी बैरमनस्ता को बढ़ावा दे रहा है। ऐसे लोगों की अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभी कोई ठोस निर्णय लिया और सार्वजनिक रूप से वाइस चांसलर महोदय ने कोई माफ़ी नहीं मांगी। इसी के खिलाफ आज उनकी कुत्सित बुद्धि को शुद्धि करने के लिए हम लोगों ने गंगा जल से मंत्र को अभिमंत्रित करके और हम लोगों ने काम किया ताकि आपकी बुद्धि शुद्ध हो। इसके साथ ही छात्रों ने कुलपति आवास के बाहर मुंडन कराकर भी अपना विरोध जाहिर किया। छात्रों ने बीएचयू के इस्लामीकरण का आरोप लगाते हुए वीसी के खिलाफ नारेबाजी की और आपत्तिजनक स्लोगन लिखने वालों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। कैंपस में आप 2-3 नारा देखे होंगे, लगा है, चर्चा में है, आप जानते होंगे। उसमें एक नारा है, ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी, बीएचयू की धरती से, बीएचयू को कश्मीर बनाएंगे, बीएचयू को जो है हिंदुओं से मुक्त करेंगे। तो इन लोगों के जो है अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके खिलाफ में हम लोगों ने यहाँ जो है बात करके और बाल मुंडन करवा करके हम लोगों ने एक विरोध जारी किया कि कब तक प्रशासन, जिला प्रशासन, बीएचयू प्रशासन सोया रहेगा। दरअसल 27 अप्रैल को बीएचयू के महिला विश्वविद्यालय में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें कुलपति प्रोफेसर सुधीर जैन भी शामिल हुए थे और इसके अगले दिन कैंपस की दीवारों पर विवादित स्लोगन लिखे नजर आए, जिस पर छात्रों ने कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो छात्रों का गुस्सा इस कदर फूट पड़ा।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। देश के अलग अलग हिस्सों में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है और कोरोना वायरस के मामले आए दिन तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से कोरोना नियमों का पालन करने का आदेश दिया गया है, साथ ही मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। और इस बीच टेंशन की खबर यह है कि कोरोना की चौथी लहर के दौरान सबसे ज्यादा बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। फिर बढ़ने लगा कोरोना का खतरा। क्या चौथी लहर ने दे दी है दस्तक? कोरोना का खौफ आंकड़ों ने डराया। फिर डालनी होगी मास्क लगाने की आदत। देश में लगातार कोरोना की चौथी लहर को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से कोरोना के नियमों का पालन किया जा रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही लोगों को सावधानी बरतने के साथ मास्क लगाने की सलाह दे रही हैं। हालात ये हैं कि फिर से लॉकडाउन की स्थिति पैदा होती नजर आ रही है। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1490 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। दूसरी ओर दिल्ली से सटे यूपी के कई जिलों में भी कोरोना की स्थिति बेकाबू होती नजर आ रही है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में कुल 295 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 141 मामले सिर्फ नोएडा के हैं, जो एक बार फिर से टॉप पर रहा है। वहीं गाजियाबाद में 50 मामले दर्ज किए गए हैं। आगरा में भी कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आगरा में 21, मेरठ में 10 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। इसी तरह वाराणसी में 8 और प्रयागराज चित्रकूट में 4 मरीज मिले हैं। वहीं लखनऊ के एक निजी स्कूल में 2 छात्र भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बुलंदशहर में भी कोरोना के 2 केस मिले हैं। ललितपुर और अलीगढ़ में 2 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। महाराजगंज, कानपुर, औरैया, झांसी, फतेहपुर और जालौन में पिछले 24 घंटे में 2 केस पाए गए हैं। इस बीच अच्छी खबर यह है कि बीते 24 घंटों के दौरान 208 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त भी हुए हैं। वहीं बढ़ते संक्रमण के साथ प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1400 को पार कर गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई जानकारी में प्रदेश में 1463 कोरोना के मामले हो गए हैं। तीसरी लहर के बाद राहत से लोगों ने खुद को बचते देख लापरवाही शुरू कर दी थी, लेकिन 3 से 4 महीने के बाद फिर से कोरोना ने दस्तक देकर ये बता दिया है कि मैं अभी यही हूँ। कोरोना की चौथी लहर की आशंका में टेंशन इसलिए बढ़ने लगी है क्योंकि इस बार बच्चों को ये कोरोना संक्रमण परेशान कर रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लोगों की लापरवाही अब उनके लिए मुसीबत बन गई है। स्कूलों में भी बच्चों को सावधानी बरतनी होगी। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि हाइब्रिड क्लासेस चलानी चाहिए, तभी बच्चों को इस खतरनाक वायरस से बचाया जा सकता है। यानी एक बार फिर से कोरोना हालात को बिगाड़ रहा है। इससे बचाव के लिए जरूरी है कि हर किसी को मास्क की आदत डालनी होगी और सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और कई विषयों पर उनसे चर्चा की। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर जी हैं। सर, अमित शाह जी से आपकी मुलाकात हुई, दिल्ली दौरे पे आप हैं, क्या कुछ मुलाकात में बातचीत हुई? शिष्टाचार मुलाकात थी या परियोजनाओं को लेकर भी बात? हम लोगों के अभिभावक हैं और समय समय पर उनका मार्गदर्शन हम लोग लेते रहते हैं। ऐसे ही औपचारिक भेंट, उनका मार्गदर्शन, कामकाज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, तो उनका आशीर्वाद भी आवश्यक है। उनका मार्गदर्शन भी हम लोगों के लिए बेशकीमती हमेशा से रहा है। तो ऐसे ही औपचारिक मुलाकात। मायावती लगातार अखिलेश यादव को लेकर तंज कस रही हैं। वो कह रही हैं कि मुसलमानों का वोट ले लिया, यादवों का वोट ले लिया, गठबंधन कर लिया, सीएम नहीं बन पाए, वो हमें क्या प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं? अब ये देखिए, उन लोगों के आपस का मामला है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोगों के पास काम करने से फुर्सत नहीं है कि इस तरह के बयानों का संज्ञान हम लोग लें। ऐसे ही हम लोगों के पास समय नहीं है। अभी 100 दिन का लक्ष्य निर्धारित करके
एक बृहद कार्य योजना हम लोगों ने बनाई है, उस पर काम कर रहे हैं। अभी योगी जी की सरकार जनता के दरवाजे पर भी जाने का काम कर रही है, तो हम लोगों के काम से फुर्सत नहीं है। अब इस तरह की बात वो लोग आपस में करें ना करें, कौन क्या कह रहा है, उससे हम लोगों को क्या लेना देना है। आखिरी सवाल, कोयला संकट की भी खबरें आ रही हैं। ऐसे में कई जगहों पे देखा गया है कि सरकारी कार्यालयों में बिजली जो है वो कहीं ना कहीं पंखे ऐसे ही चला दिए जा रहे हैं, लाइट्स दिन में जलाई जा रही हैं, उपयोग कोई नहीं कर रहा है। किस तरीके से? नहीं, ऐसा है तो गलत है, इस चीज़ों को ध्यान देना चाहिए सबको। बाकी बिजली संकट जो भी है उस पर हमारे ऊर्जा मंत्री जी का बहुत ही विस्तृत बयान आ चुका है। और लेकिन अगर इस तरह का है कि दिन में जहां लाइटें जल रही हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये सब लोग सुधार करें, ऐसा हम लोग मानना है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर बिजली संकट चल रही है और निश्चित तौर पे दिन में लाइटें जलाई जा रही हैं सरकारी कार्यालयों में, तो गलत है। वीडियो जर्नलिस्ट राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी 10,000 तिरंगा शाखा प्रमुख बनाएगी और 1 जुलाई से पूरे प्रदेश में हर कस्बा और गांव में शाखा लगाए जाएंगे। आम आदमी पार्टी 30 घरों को मिलाकर एक मोहल्ला प्रमुख बनाएगी। मोहल्ला प्रमुख उन 30 घरों में आपकी नीतियों को बताएगा और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ये तमाम जानकारी दी है। साथ ही भारत की विविधता के तहत लोगों को जागरूक करेंगे, ऐसा कहना है उनका। और साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी में नगर निकाय की चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ेगी। शाखाओं के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश और भारत की जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि हर भारतीय की पहचान तिरंगा निशान और भारत का संविधान। इन तिरंगा शाखाओं में भारत का तिरंगा लगाकर गांवों में, शहरों में, कस्बों में, अपने पार्टी के दफ्तरों में हम लोग तिरंगे के आगे भारत का संविधान हर सभा के पहले पढ़ेंगे और जो सभा आयोजित होगी उसमें किसी न किसी महापुरुष के विषय में उस दिन चर्चा होगी। कस्बों कस्बों में हम तिरंगा शाखाएं लगाकर भारत की पहचान से, भारत की जो खूबसूरती है, विविधता में एकता, भारत की विशेषता, उससे जनता को अवगत कराने का काम करेंगे तिरंगा शाखाओं के माध्यम से। और इन तिरंगा शाखाओं में 10,000 शाखा प्रमुख बनाने का लक्ष्य हमने रखा है, जो आने वाले 6 महीने के अंदर हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। यानी कि 10,000 शाखा प्रमुख, तिरंगा शाखा प्रमुख उत्तर प्रदेश में 6 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी बनाएगी और 1 जुलाई से तिरंगा शाखाओं का शुभारंभ पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग करेंगे। तब तक जितनी शाखाएं हमारी बन जाएंगी उन जगहों पे हम लोग अपनी शाखाएं प्रारंभ कर देंगे। मजबूती से नगर निकाय के चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी लड़ेगी। वहीं आगरा में दबंगों को पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नजर नहीं आता है। दिन दहाड़े दबंगों ने पुलिस के साथ मारपीट की है। ट्रांस यमुना चौकी इंचार्ज और सिपाही के साथ मारपीट की गई। दबंग युवक ने करीब आधा घंटे तक चौराहे पर हंगामा काटा। और इसी बीच की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं फर्रुखाबाद से, जहां पर मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दबंग युवक ने महिला के साथ बीच सड़क पर मारपीट की है और ये वीडियो इस वक्त जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस चौकी से कुछ ही दूर पर बीच सड़क पर ये दोनों पक्ष भिड़ते हुए नजर आए हैं। फर्रुखाबाद कोतवाली क्षेत्र के कादरी गेट चौकी के पास का ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया और ये वीडियो भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक महिला के साथ जमकर मारपीट हुई है। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामूली से विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई और मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दबंग युवक ने महिला के साथ बीच सड़क पर ही मारपीट की है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर सड़क पर ये दोनों पक्ष भिड़ते हुए नजर आए। फर्रुखाबाद कोतवाली क्षेत्र के कादरी गेट चौकी के पास का ये पूरा मामला सामने आया है।
आगरा के कस्बा शमशाबाद में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने दोनों समुदायों के लोगों के साथ में शांति समिति की बैठक की। बैठक का आयोजन आगामी त्योहारों को लेकर किया गया। बैठक में ईद के त्योहार पर शांति और सौहार्द बनाने की अपील की गई और भाईचारे के साथ त्योहार मनाने को कहा गया। जुमे की नमाज शांतिपूर्ण संपन्न कराने के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने हर सहाय धर्मशाला में बैठक का आयोजन किया। बैठक का नेतृत्व एसडीएम फतेहाबाद जेपी पांडे और सीओ फतेहाबाद सौरभ सिंह ने किया। अवनीश कांत गुप्ता और बीजेपी नेता वहां मौजूद रहे। मोहब्बत की जिस निशानी पर ताज नगरी वासियों को नाज है, ताजमहल के आसपास के लो फ्लोर जोन में सीवर की समस्या ताजमहल की शहर की छवि को धूमिल कर रही है, जिसके बाद स्मार्ट सिटी ने यहां करीब 300 घरों के लिए वैक्यूम सीवर सिस्टम की व्यवस्था की है, जिससे उफनते सीवर की समस्या से निजात मिल सकेगी। प्रोजेक्ट के बारे में बताते हुए नगर आयुक्त निखिल ने बताया कि 8 वार्डों में वैक्यूम सीवर की व्यवस्था का प्लान तैयार किया गया है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।